हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस पार्ट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसमें सी ए पे एक डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ एक ओ एच ग्रुप लगा हो, जिसे हम शॉर्ट में COOH इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड पॉइंट, कार्बोक्सिल कंटेन कार्बोनाइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप ये देख ही सकते हैं कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप भी है और उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और इसीलिए इन दोनों के नाम को जब हम कंबाइन करते हैं तो कार्बोक्सिल वर्ड ये बनता है, जैसे कि कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सिल। तो अब अगर यहाँ से दें कार्बो वर्ड ले लें और यहाँ पे XYL, तो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसे हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसके साथ कोई बेंजीन रिंग लगी हो तब हम इसे कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्लेनर विथ बॉन्ड एंगल ऑफ 120। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिल कार्बन है उसकी बात करें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकल के आएगा वो होगा sp2। और सब जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके आसपास जो बॉन्ड्स होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज्ड होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। और जो कार्बन है उसके अराउंड जो 3 ग्रुप्स लगे हैं अलग अलग, एक डबल बॉन्ड O, एक OH और एक एल्काइल या एराइल, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा पॉइंट, इट डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हमने देखा कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, इसके बावजूद ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन में देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के होने के बाद भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बिकॉज कार्बोक्सिलिक कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत कम होता है, जिस वजह से उस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता। और ये कम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? इट इज़ ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बोनिल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा है जिसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब जब ये ऑक्सीजन
कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है इस कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए, तो अब क्या है कि यहाँ पर एडजेसेंट ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस में आएगा, और रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, क्योंकि अब इस लोन पेयर के डोनेट होने की वजह से क्या हुआ कि कार्बन की जो आसपास की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फिर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो कम हो जाता है। यानी अब वो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है जितना आइसोलेटेड कार्बोनाइल ग्रुप में होगा। एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते और उनकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को वो डिक्रीज नहीं कर पाते। यानी कि वहाँ कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है और इसलिए आसानी से न्यूक्लियोफाइल उन पर अटैक कर लेते हैं। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हमें देखना है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो पहली मेथड हमारे सामने है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस केस में जो रिएजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, पहला है एल्कलाइन KMnO4 हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हम यूज़ कर सकते हैं, ये एसिडिफाइड होता है, या फिर हम क्रोमिक ट्राईऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही रिएजेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी अल्कोहल सीधा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा CH2OH, और जब हम इनमें से कोई भी रिएजेंट यहाँ यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, इसलिए हम नेसेंट ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा COOH में। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल कोई भी हो, सब में जो चेंज आएगा वो CH2OH ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाएगा। अब आते हैं एल्डिहाइड पे। अब ये भी हमने ऑलरेडी देखा है कि जब हम एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसके लिए जो रिएजेंट्स हमने देखे थे इसी चैप्टर में, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब जब एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, और क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनमें से हम कोई भी यूज़ करें तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि CHO इज ऑक्सीडाइज टू COOH इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इवन यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेते हैं जो हमने ऊपर देखे थे, तो तब भी वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी माइल्ड भी हो सकता है या स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। एल्डिहाइड दोनों से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये थी पहली मेथड, ऑक्सीडेशन। दूसरी मेथड पे आते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अभी एल्काइल बेंजीन क्या होते हैं? एल्काइल बेंजीन का मतलब है कि बेंजीन रिंग पर एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, या फिर ये टर्शियरी भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो अब इसका तरीका क्या है? एल्काइल बेंजीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि बेंजीन है तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो एरोमेटिक बनेगा इस केस में। और विगरस ऑक्सीडेशन का मतलब ही है एक तरीके से कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं वो है एसिडिक या एल्कलाइन KMnO4 या फिर क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो जनरली हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन आता भी है या हम भी यूज़ करते हैं वो पहला वाला रिएजेंट हमारा ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4। तो इससे क्या होता है कि जो साइड चेन है एल्काइल चेन, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उस साइड चेन में 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, कितने भी कार्बन हो, आखिरी में वो ऑक्सीडाइज होके COOH में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसीलिए लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा वही बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या होता है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये हमारे पहले स्टेप में बनता है ऑलवेज। फिर हम उसका जब फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं तो उससे फिर हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये क्या रिएक्शन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल
हमने जो सिंपल सबसे सिंपल एल्काइल बेंजीन है वो होता है टोलुइन, तो हमने यहाँ पे टोलुइन लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी KMnO4 और हमने ले लिया बेस, मान लीजिए OH नेगेटिव। तो चाहे हम यहाँ पे बेस ले चाहे एसिड ले, चलो हम एसिड भी दिखा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको यहाँ पर मिलेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि ये जो ग्रुप है, अब चाहे ये ग्रुप CH3 हो चाहे कोई भी हो, आपको हमेशा क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ C डबल O और यहाँ पर K आ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का, यानी कि ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया। अब अगर हम इसका फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब जाकर ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि बेंजोइक एसिड में। यानी कि ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें हमेशा हमें लास्ट में क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हमें नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, ओनली बेंजोइक एसिड, ठीक है। आगे एक लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर, सॉरी ये 2 बार हो गया है यार यहाँ पे, आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप वेयर एज टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। मतलब कि अगर हमने रिएक्टेंट में ऐसा एल्काइल बेंजीन लिया है जिसमें टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है, अब ये जो साइड चेन है कैसी है, टर्शरी है ये। तो अब अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं सेम तरीके से, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप है तो जैसा अभी हमने ऊपर दिखाया वैसे ही पोटेशियम सॉल्ट और फिर लास्ट में बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन टर्शियरी ग्रुप के लिए। ये थी हमारी सेकंड प्रिपरेशन। अब आते हैं थर्ड प्रिपरेशन पे, फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो देखिए नाइट्राइल्स हमारे लिए हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इससे हम बहुत अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना पा रहे हैं। इससे हमने एल्डिहाइड भी बनाया था, कीटोन भी बनाया था, और अब हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, तो नाइट्राइल से अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम पहली बार हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब सिंगल हाइड्रोलिसिस, तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, पहले हमें मिलता है अमाइड, ठीक है। फिर अगर हम अमाइड का एक और बार हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तब हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने सबसे सिंपल एक सिंपल नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल होता है CN, और हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो शुरुआत में हमें मिलेगा अमाइड। अमाइड क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सब, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ NH2। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम कहते हैं अमाइड। और जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तब हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अब ये जो CONH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और जो N है वो NH3 बन के अलग हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी है कि हम नाइट्राइल का एक बार हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पार्शियल या फिर कंप्लीट। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर लिखा है हाइड्रोलिसिस, ना पार्शियल ना कंप्लीट, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसको कंप्लीट मान के चलना है, तो आप उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। जब तक पार्शियल वर्ड नहीं लिखा रहेगा तब तक हमें अमाइड नहीं बनाना है। अगर वहाँ मेंशन किया है कि भाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही कम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में हमें एसिड नहीं बनाना है, तब हमें अमाइड बनाना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसमें एक और एंगल से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि अमाइड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। तो अमाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो उसका सिंपल तरीका क्या है, सिंपल एक बार हाइड्रोलिसिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन थी। एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से ये रिएक्शंस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका क्या है,
हमें सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई आइस यानी कि CO2 के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा जो सेकेंड रिएजेंट होगा हमारा वो CO2 ही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। तो मान लीजिए हमें 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो एक कार्बन तो हमें CO2 से मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम हमेशा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूज़ करेंगे उसमें एक कार्बन कम होगा हमारे फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे सिंपल लिया CH3Mg Br और इसकी रिएक्शन हमने करवाई CO2 के साथ। अब CO2 को हम रिएक्शन आसानी से समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड O है इस पर हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ऐड होगा। अब ऐड कैसे होगा, हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होगा। CH3 मतलब C वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आता है और बचे हुए पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव होता है और हमारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज वाले रिएक्ट करेंगे। तो अब जैसे ये CO2 था तो इसका एक डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। एक CH3 यहाँ पे आ गया क्योंकि CH3 ने अटैक किया, और इस पर जो O लगा था एक सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। ये जब यहाँ पे जाएगा बॉन्ड तो ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, तो उसके साथ आके लग गया MgBr। तो ये जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है इसको हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो सिंपली हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, वाटर के 2 पार्टी इस पे ऐड होंगे। बॉन्ड हमेशा यहाँ से ब्रेक होगा, जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है वह Mg पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ जाएगा, साइड प्रोडक्ट बनाएगा, और जो हमारा O नेगेटिव है उसके साथ H पॉजिटिव लग के एसिड बन जाएगा। देखिए CH3, फिर C डबल बॉन्ड O था, फिर इसी के साथ सिंगल बॉन्ड O था और नेगेटिव पार्ट था तो इसके साथ क्या लग गया H, तो ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 कार्बन है, जबकि हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था वो 1 कार्बन वाला लिया था। तो ये स्ट्रेटजी होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं। फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड्स। तो सबको बता दें एसाइल हैलाइड क्या होता है। एसाइल हैलाइड होता है RCO और एक हेलोजन, ठीक है। तो जब हम एसाइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का भी तरीका है कि हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है, यानी ये भी जो प्रिपरेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो अब इसके 2 तरीके हैं। अगर हमने सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, ना ही यहाँ पे एसिड है ना ही बेस है, तो ऐसे केस में हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और HCl एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि RCO, मान लीजिए हमने Cl लिया क्लोराइड, प्लस H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली ये HCl रिमूव हो जाएगा और RCO के साथ OH लग जाएगा, यानी कि RCO O और ये OH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो साइड प्रोडक्ट था हमारा HCl वो एज इट इज़ रिमूव हो जाएगा। ये थी पहली स्ट्रेटजी। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम अगर एसाइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, लेकिन इन प्रेजेंट ऑफ एसिड और बेस, यानी कि हमने यहाँ पर वाटर लिया हाइड्रोलिसिस के लिए, लेकिन हम यहाँ पर एसिड या बेस भी साथ में दे रहे हैं, तो पहली स्टेप में हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, यानी सॉल्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये मिलेगा। फिर आपको उसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको एसिडिफाई करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जब हम एसाइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं न्यूट्रल वाटर में या फिर एसिडिक बेसिक वाटर में, तो ये आपको याद रखना है। इसी का सेकंड पार्ट था हमारा एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर एक और C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों
एक सिंगल ऑक्सीजन से लगे होते हैं और इन दोनों कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। अब ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमने डिफरेंट ले लिया, एक जगह CH3 एक जगह कुछ और। तो जब हम इसका भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब फिर से वही है कि एक जगह H+ ऐड होगा और एक जगह OH नेगेटिव। तो हमेशा यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O और उसके बाद सिंगल बॉन्ड O है, तो C सिंगल बॉन्ड O ब्रेक होता है। तो मान लीजिए ये सिंगल बॉन्ड O ब्रेक हुआ तो कार्बन पे हमेशा आएगा पॉजिटिव और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट आएगा उस पर नेगेटिव आएगा। तो पहले पॉजिटिव पार्ट को देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O और इस पर पॉजिटिव था, तो इसके साथ हमारा ये जो OH नेगेटिव है ये लग के एक एसिड बना लेगा। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड 1 प्लस, अब जो नेगेटिव पार्ट था उसको लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव था और अब नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा हमारा H पॉजिटिव, यानी कि ये भी बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब क्योंकि इसमें R- था, हो सकता है अलग हो, इसलिए ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। यानी कि क्या चांसेस हैं, जब भी हम एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे एनहाइड्राइड में ये दोनों R ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी एक प्रिपरेशन थी। अब लास्ट प्रिपरेशन पे आते हैं, फ्रॉम एस्टर। तो एस्टर हम सब जानते हैं, एस्टर का मतलब होता है RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक और R। अब ये फिर से दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके भी 2 तरीके हैं, या तो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में। जब हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर मिलता है। कैसे? हाइड्रोलिसिस का फिर से मतलब है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमेशा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। तो RC डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है हमारा, तो इस पे क्या लगेगा OH यानी कि नेगेटिव पार्ट, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस हमारा नेगेटिव पार्ट क्या था, RO नेगेटिव, तो इसके साथ हमारा पॉजिटिव पार्ट लगेगा H पॉजिटिव, तो ये बन गया ROH। तो यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट होता है हमेशा एल्कोहल। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पर होना चाहिए एल्कोहल। यानी जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मिलता है एल्कोहल। ठीक है, अगर हम बेस हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेस हाइड्रोलिसिस में एक सिंपल सा डिफरेंस आ जाएगा कि डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलके हमें उसका आयन मिलेगा, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो ये COO नेगेटिव मिल जाएगा। फिर इसे अगर हमें एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें एसिडिफिकेशन इसका करना होगा। साइड प्रोडक्ट इसमें भी हमारा एल्कोहल रहेगा। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये थी प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 प्रिपरेशन जो हमारे सिलेबस में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल। यानी कि अब तक जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे हैं हमारे सिलेबस में, उन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रहेगी रहेगी, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ से कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं, एसोसिएट होते हैं, वो बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यानी एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी
और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। कैसे? इसमें ये H भी इन्वॉल्व रह सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, ये O भी इन्वॉल्व रह सकता है और ये डबल बॉन्ड O भी इन्वॉल्व रह सकता है। यानी यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की पॉसिबिलिटी है, जबकि एल्कोहल में सिर्फ एक OH होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा या फिर ये बना लेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनके मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड रहते हैं, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से भी ज़्यादा होगा। अभी बॉइलिंग पॉइंट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हम इन्हें वेपर फेज में भी कन्वर्ट कर देते हैं तब भी ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनके दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से तब भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसका रीज़न आप सब समझ सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। जैसे अगर ये वाटर है तो ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर सकते हैं, इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन फिर से जनरल रूल हमारा जो कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से हाइड्रोकार्बन पार्ट की साइज़ बढ़ती है और इसलिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक दो क्वेश्चन ले लें बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट, तो जैसे अगर मैं कहूँ आपको, एक है हमारे पास इथेनोइक एसिड, एक प्रोपेनोइक एसिड और एक मिथेनोइक एसिड, तो बताइए सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हम सब जानते हैं इथेनोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन है 2, इसमें है 3 और इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए एक कार्बन वाले का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें इंक्रीजिंग में करना है, इसलिए हम टर्शरी सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जितने कार्बन ज़्यादा उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम। इसमें 3 कार्बन है इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, फिर जिसमें 2 कार्बन है उसकी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होगी मिथेनोइक एसिड की। ठीक है, तो जब भी आपको अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये जनरल रूल्स याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड बी सेफ। थैंक यू।